हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप स्टडिंग में। मैं आज आपको सेकंड सेमेस्टर का ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस का 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, उनके आंसर भी बताऊंगी और उनको एक्सप्लेन भी करूंगी। चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संबंधी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इस पर्यावरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर बना कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैं किस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। सेकंड क्वेश्चन आपका है जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए उपलब्ध समाधानों का वर्णन करें। इसका कोई आंसर बताऊंगी और आगे ही ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें और आप उन वीडियो में से पढ़कर पास हो सके। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइब बटन मेरे लिए बहुत मोटिव वाला होता है कि मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप सभी को पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आपका आगे का आंसर मैं बताती हूँ कि सबसे पर्यावरण संबंधी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इस पैराग्राफ में इतना कुछ नहीं है तो मैं आगे के पैराग्राफ में से आपको पढ़ाती हूँ कि आगे के पैराग्राफ में आपको क्या बताना है। सबसे पहले मैं आपको मेन चीज़ ये बताऊँगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आप इस पैराग्राफ को भी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है। पर्यावरण आंदोलनों के उदय का मुख्य कारण पर्यावरणीय विनाश है। भारत में पिछले 200 वर्षों से अपनाई गए विकास प्रक्रिया का ही यह परिणाम है कि आज हमारी वायु जहरीली हो गई है, नदियाँ नालों में तब्दील हो गई हैं। बढ़ता शोर प्रदूषण हमें मानसिक रूप से विकलांग बना रहा है। विभिन्न जीव जंतु की अनेक प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। वनों का अंधाधुंध कटाव हो रहा है जिसका परिणाम हमें मौसमी परिवर्तन, धरती के ताप में बढ़ोतरी, ओजोन परत में छेद आदि में देखने को मिल रहा है। हमारी विकास प्रक्रिया ने हजारों लोगों को जल, जंगल और जमीन से बेदखल कर दिया है। विकास प्रक्रिया के इन्हीं दुष्प्रभावों ने आम आदमी को पिछले कुछ समय से एकजुट होने तथा विकास को पर्यावरण संरक्षण आधारित करने के लिए अनेक आंदोलन चलाने को प्रेरित किया है, जिनमें से आप कुछ आंदोलन देख सकते हैं और जिन्हें हम पर्यावरण आंदोलन कहते हैं। तो देखते हैं कौन से वो पर्यावरण आंदोलन है। चिपको आंदोलन वो है जो महिलाओं द्वारा किया गया था पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। वह पेड़ों से चिपक गई थी। तो चलिए नर्मदा वादा आंदोलन देख लेते हैं, अपिको आंदोलन, ये 3 आंदोलन थे। तो चलिए देखते हैं हम इनमें से मुख्यतः आंदोलन कौन कौन से थे। भारत में माधव गाडगिल तथा रामचंद्र गोहा भारतीय पर्यावरण आंदोलन में मुख्यतः 3 वैचारिक दृष्टिकोण रेखांकित करते हैं: गांधीवादी, मार्क्सवादी तथा उपरोक्त तकनीकी दृष्टिकोण। गांधीवादी दृष्टिकोण पर्यावरणीय समस्याओं के लिए मानवीय मूल्यों में हो रहे परिवर्तन तथा आधुनिक उपभोक्तावादी जीवन शैली को जिम्मेदार बनाते हैं या मानते हैं। इस समस्या से समाप्ति के लिए वे प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की पुनः स्थापना करने पर जोर देते हैं। यह दृष्टिकोण पूर्ण आनुवंशिक ग्रामीण जीवन की ओर लौटने का आह्वान करता है जो सामाजिक तथा पर्यावरणीय सौहार्द पर आधारित था। दूसरी ओर मार्क्सवादी दृष्टिकोण में पर्यावरणीय संकट को राजनीतिक और आर्थिक पहलू से जुड़ा होता है। पर्यावरणीय संकट को राजनीतिक और आर्थिक पहलू से जोड़ा जाता है। इसका मानना है कि समाज में संसाधनों का असमान वितरण पर्यावरणीय समस्याओं का मूल कारण है। मार्क्सवादियों के अनुसार पर्यावरणीय सौहार्द पाने के लिए आर्थिक समानता पर आधारित समाज की स्थापना एक अनिवार्य शर्त है। तीसरी ओर उपयुक्त तकनीकी दृष्टिकोण औद्योगिक और कृषि, बड़े तथा छोटे बांधों, प्राचीन तथा आधुनिक तकनीकी परंपराओं के मध्य सामंजस्य लाने का प्रयत्न करता है। यह दृष्टिकोण व्यवहारिक स्तर पर गांधीवादी तकनीकों तथा रचनात्मक कार्यों से बहुत मेल खाता है। इन तीनों दृष्टिकोण की एक झलक हमें चिपको आंदोलन में देखने को मिलती है। अब इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो 3 दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी, गांधीवादी और तकनीकी, इनमें क्या बताया गया। जो तकनीकी दृष्टिकोण है वो तो कृषि और बड़े छोटे बांध होते हैं
उनके बारे में बताया गया है। ये सभी जो तीनों दृष्टिकोण है वह चिपकू आंदोलन में दिखाई देते हैं। और आगे मैं आपको चिपकू आंदोलन के बारे में भी बताऊंगी, तो आप उस पैराग्राफ में इसको क्लियरली समझ जाएंगे। तो चलिए आगे का पैराग्राफ देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। भारतीय पर्यावरण आंदोलन को मुद्दों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। जो भारत के जो पर्यावरण आंदोलन हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया। कौन सा? प्रथम समूह में जल के जुड़े आंदोलन हैं, जिन्हें मुख्य नर्मदा टिहरी बचाओ आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन, गंगा मुक्ति आंदोलन, पानी पंचायत आंदोलन। जो भारत में सबसे मुख्य 3 आंदोलन को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से आपका मुख्य कौन कौन से आंदोलन थे? फर्स्ट में नर्मदा टिहरी बचाओ आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन, गंगा मुक्ति आंदोलन। आपको इन आंदोलनों के बारे में याद रखना है, ताकि आप इस क्वेश्चन में कोई भी आपका बनाकर क्वेश्चन आता है तो इन आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत भी इनके बारे में लिख दोगे अंदर का बना बनू के, तो भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। इनका उद्देश्य क्या था? ये जो तीन आंदोलन हुए थे, इनका उद्देश्य क्या था? जल को प्रदूषण मुक्त करना, जो जल है उनको प्रदूषण मुक्त करना, पेयजल की प्राप्ति, पीने लायक जल को प्राप्त करना तथा जल संरक्षण की परंपरागत तकनीकों का प्रयोग में लाना। जो जल को सुरक्षित करने के लिए जो परंपरागत जो पुरानी हमारी तकनीकें बनती आ रही है उनको प्रयोग में लाना। दूसरे वर्ग के कौन से थे? दूसरे वर्ग में जंगल से जुड़े आंदोलन थे। पहला कौन सा था? जल से जुड़े आंदोलन, और दूसरा जंगल से जुड़े। इनमें से कौन से मुख्यतः आंदोलन थे? आगे देखते हैं। विश्नोई आंदोलन, चिपकू अपीकू आंदोलन, साइलेंट घाटी आंदोलन। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों को सुरक्षित रखना, जैव विविधता की रक्षा करना तथा वन संसाधनों में आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करना। तीसरे समूह में कौन थे? जमीन से जुड़े आंदोलन, जो जमीन से जुड़े थे, मिट्टी से जुड़े, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने, मिट्टी का कटाव रोकने तथा बड़ी परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए संघर्षरत हैं। इनमें से मुख्य बीच बचाओ आंदोलन, नर्मदा और टिहरी बचाओ आंदोलन। नीचे के अंश में इन सभी आंदोलन के उद्देश्य, कार्यक्रम तथा इनके संघर्षों के विस्तार में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत में आंदोलनों को 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला था जल से संबंधी आंदोलन, दूसरा था जंगलों से संबंधी आंदोलन, तीसरा कौन सा था? जमीनी स्तर पे आंदोलन, मिट्टी के लिए आंदोलन था। ये 3 आंदोलन थे। पहले आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन थे? जो कि जल बचाओ आंदोलन थे। मैं आगे आपको दिखा देती हूँ। जल से जुड़े कौन से आंदोलन थे? नर्मदा टिहरी बचाओ आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन और गंगा मुक्ति आंदोलन। और जो जंगलों से जुड़े आंदोलन थे वो था विश्नोई आंदोलन, चिपकू और अपीकू आंदोलन, साइलेंट घाटी आंदोलन। और जो मिट्टी से जुड़े आंदोलन थे वह कौन से आंदोलन थे? वे आंदोलन थे बीज बचाओ आंदोलन, मतलब बीजों को बचाओ आंदोलन था। नर्मदा तथा टिहरी बचाओ आंदोलन इसमें ही आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में हम आपको बताते हैं इन आंदोलनों को विस्तार पूर्वक दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें आ रहा है विश्नोई आंदोलन, जो कि जंगलों से संबंधित दूसरे नंबर पे दूसरे समूह का आंदोलन है। तो सबसे देखते हैं। विश्नोई भारत का एक धार्मिक संप्रदाय है जिसका अनुयायी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये वाले विश्नोई आंदोलन। श्री गुरु जम्मेश्वर को विश्नोई पंथ का संस्थापक माना जाता है, जिन्हें जमभोजी के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय के संस्थापक ने अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम दिए गए, जो इन संस्थापक ने अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम बनाए हैं। विश्नोई 2 शब्दों से मिलकर बना है, 20 + 9, अर्थात जो 29 नियमों का पालन करता है उन्हें 29 नियमों अर्थात 20 और 9 के कारण ही इस संप्रदाय का नाम विश्नोई पड़ा है, यानी 20 और 9 विश्नोई। तो चलिए आगे इसके बारे में आगे देखते हैं। यह प्रकृति पूजकों का
हिंसात्मक समुदाय है। यह आंदोलन वनों की कटाई के खिलाफ 1700 ईस्वी के आसपास कृषि समोजी द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऋषि समोजी द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद अमृता देवी ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। पहले इसे शुरू किया था ऋषि सोमजी ने किया, फिर उसके बाद अमृता देवी ने इसे आगे बढ़ाया। विरोध में बिश्नोई समुदाय के 363 लोग मारे गए थे। जब इस क्षेत्र के राजा को विरोध और हत्या का पता चला तो वह गांव गए और माफ़ी मांगी तथा क्षेत्र को सुरक्षित घोषित कर दिया। उल्लेखनीय है कि यह कानून आज भी लागू है। आगे चिपकू आंदोलन। चिपकू आंदोलन यह एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था जो भारत के उत्तराखंड राज्य, तब उत्तर प्रदेश का भाग था, में किसानों के वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। वह राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के नेता थे। इस आंदोलन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता महिलाओं की भागीदारी थी, यानी इस आंदोलन में महिलाओं ने भागीदारी ली थी। नेक्स्ट आपका है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन यह आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलन की परिपक्वता का उदाहरण है। इसने पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया, जिसमें न केवल विस्थापित लोगों बल्कि वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों तथा आम जनता की भी भागीदारी रही थी। यानी इसमें किन किन लोगों ने भागीदारी किया था? विस्थापित लोगों बल्कि वैज्ञानिकों ने भी इसमें भागीदारी ली और गैर सरकारी संगठन ने भी और आम जनता ने भी इसमें भागीदारी ली। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति नहीं बन पाई। 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया ताकि जल संबंधी विवाद का हल करके परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जाए। पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों के 1985 से जल विद्युत के उत्पादन के लिए नर्मदा पर बांधों के निर्माण के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया था, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मेधा पाटकर इस आंदोलन की नेता रही हैं, जिन्हें अरुंधति रॉय, बाबा आमेट और आमिर खान का समर्थन लिया। आपके इस क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपकू आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन किस प्रकार पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है जो कि मैंने आपके किसी क्वेश्चन पेपर में देखा था। तो चलिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन है जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए उपलब्ध संसाधनों का वर्णन कीजिए। जो जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए कौन से संसाधन हैं उनके बारे में बताना है। जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए समाधान: भूमि में आ रही कमी और मिट्टी की गुणवत्ता में आ रही गिरावट जैसी समस्याओं के वजह से राष्ट्रीय पार्क जैसे क्षेत्रों का निर्माण, जो कि जैव विविधता के संकट से निपटने के लिए एक कारगर उपाय साबित हुआ है। हालांकि जैव विविधता को समस्या से पूर्ण रूप से निपटाने के लिए इसकी कुछ सीमाएं हैं, मतलब इसकी कुछ हानियां भी हैं जो जैव विविधता को रोकने के लिए हैं। जैसे जैव विविधता हानि को कम करने के लिए कृषि के स्थायी प्रथाओं पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। हमें हजारों पारंपरिक फसलों की प्रजातियों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है, क्योंकि उन्हें कुछ खास खाद्य पदार्थ के उत्पादन के लिए बंद कर दिया गया है। इस सिद्धांत को मानव उत्पादन के नाम से जाना जाता है। मानव उत्पादन के नाम से जाना जाता है। इससे कुछ ऐसी खेती है जिसको कुछ खास खाद्य पदार्थ के लिए बंद कर दिया गया है, और इसी किसका सिद्धांत को बोलते हैं? मानव उत्पादन के नाम से भी जाना
जाना जाता है इसे। इसका दूसरा रास्ता क्या है? कृषि पारिस्थितिकी या जैविक खेती को अपनाकर भी जैव विविधता के संकट को कम किया जा सकता है। इसके द्वारा कम भूमि पर तीव्र खेती के माध्यम से उच्च पैदावार प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने, नाइट्रोजन निर्धारण और प्राकृतिक कीट नियंत्रण जैसी प्रक्रियाओं में कौशल और जानकारी की आवश्यकता होती है। यह बदलाव खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता दोनों के सामंजस्य के लिए बहुत आवश्यक है। कृषि में प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ साथ जैव विविधता को हानि को कम करने के लिए अन्य समाधान भी हैं। उनमें से कुछ सरल बदलाव ऐसे भी हैं जिन्हें हमें अपने दैनिक जीवन में लाने की आवश्यकता है। तो चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी आवश्यकता है जो हमें अपने जीवन में लानी चाहिए। चूँकि संसाधनों का अधिक उपयोग जैव विविधता की क्षति का मूल कारण है। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि इतने नए नए संसाधन आ रहे हैं जो कि पर्यावरण को असुरक्षित कर रहे हैं। और अभी आप वर्तमान में ये भी देख सकते हैं कि सरकार ने प्लास्टिक पॉलीथीन पर बैन लगा दिया ताकि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। तो चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए हमें उनका कम प्रयोग किया जाना चाहिए। अपने घरों में कम ऊर्जा का प्रयोग करने वाले उपकरणों का प्रयोग करके ऊर्जा को नष्ट होने से बचाना चाहिए। जैसे कि हम बता सकते हैं कि घर में प्रयोग होने कौन सी ऐसी चीज़ें। गर्मी के समय में एसी वो क्या करती है? वो बाहर की जलवायु को गर्म कर देती है। पानी को संरक्षित करके भूमि की अर्द्रता बनाए रखनी चाहिए। मवेशियों की चारागाह का प्रबंध करना चाहिए। जैसे जैसे नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं तो जो मवेशी जो जंगली जानवर होते हैं उनका चरगाह जो जहाँ पर वो घास चरने जाते थे वह स्थान क्या हो रहे हैं? लुप्त हो जा रही है। तो जिसकी वजह से वो मवेशी वो जो जानवर होते हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। भू संपत्ति को संस्थाओं को दान करने पर विचार करना चाहिए। जो भूमि है वो ऐसी संस्थाओं को दान करनी चाहिए जो कि उस पर खेती कर सकें और पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें। वैश्विक पर्यावरणीय पहल को बढ़ावा देना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। तो चलिए इसके बाद इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देख लेते हैं। आपको हर क्वेश्चन में निष्कर्ष लिखना है। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी जून में 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, जिसके कारण मुझे पता है कि मुझे क्या क्या उसमें परेशानियाँ हुई थी और मैं आपको वह डिटेल में बता सकती हूँ अपने अनुभव के मुताबिक। तो चलिए इसका निष्कर्ष भी देख लेते हैं। अगर वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलो निष्कर्ष देखते हैं। पर्यावरण पौधों और जानवरों की जैव विविधता या पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैव विविधता का नुकसान कई तरह से समस्याओं को जन्म देता है, जैसे खाद्य सुरक्षा। जो जैव विविधता का नुकसान वो क्या करते हैं? कई सारी समस्याओं को जन्म देता है, जैसे कि खाद्य सुरक्षा की कमी, खाद्य श्रृंखला में व्यवधान, जलवायु परिवर्तन, आजीविका की क्षति इत्यादि। जैव विविधता की क्षति के कारण मनुष्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें भोजन की कमी तथा वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आदि जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। अगर जैव विविधता खत्म हो जाएगी तो यानी जीवन नष्ट है, मानव का भी, जंगलों का भी, मानव का भी, क्योंकि जो मानव है उनका जीवन जंगलों पर आधारित है, पेड़ पौधों पर आधारित है। और पेड़ पौधे जानवरों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जानवर क्या करते हैं? वो खुद तो खाना पकाकर खा नहीं सकते, वह जंगलों के खेत घास वास खाकर अपना भरण पोषण करते हैं। और जीवों में भी विविधता होती है, जैसे कि जंगलों में भी कई अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, कई जड़ी बूटियों के पेड़ होते हैं, कई साधारण पेड़ होते हैं। तो ऐसे ही इसे बोलते हैं जैव विविधता, जो कि अलग अलग विभिन्नताएँ होती हैं उनमें। आपने देखे होंगे डॉग भी होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। वह उन डॉगों में भी विभिन्नता है, पेड़ों में भी विभिन्नता है, मानवों में यानी मनुष्य में भी विभिन्नता है। सभी मनुष्य एक समान नहीं है, इसीलिए इसे बोलते हैं जैव विविधता। आगे पढ़ते हैं। इसके कारण पर्यावरण तंत्र का संतुलन भी अस्त व्यस्त हो गया है। यह समस्या वास्तव में बहुत गंभीर है और मानव समाज को यह विचार करना चाहिए कि उसके इन कार्यों से
जैव विविधता पर किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। इनमें कुछ समाधान जैसे कि कृषि क्षेत्र में वैकल्पिक तरीकों का तथा कम खपत और कम अवशिष्ट पैदा करने वाली नीतियाँ अपनानी चाहिए, जिससे जैव विविधता की क्षति को कम किया जा सके और मनुष्य सुकून से पृथ्वी पर रह सके। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की वीडियो में मैं जैव विविधता से क्या समझते हैं, इसके नष्ट होने के क्या परिणाम है, इस क्वेश्चन का आंसर लाऊंगी। इसका आंसर पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।